राजनीतिक मंथन और विवेचनाओं के बाद बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपने जो टिकट निर्धारित करने वाली कमेटी है उसको एक मजे हुए कलाकार की तरह अपने आप को पेश कर रही है और टिकट जो फाइनल कर रही है वो एक क्रिकेट के पिच के लिए जैसे खिलाड़ी को तैयार करते हैं वैसे ही टिकट फाइनल कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर कांग्रेस के श्री फूल सिंह बरिया जी। टिकट उनका फाइनल हो चुका है, आज ही लिस्ट जारी हुई है। आज हम उनसे बात करेंगे। वो भांडेर से प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार। आप वर्तमान में कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं और आप अपने नियमों के अनुसार अपने खुद के जो विचार हैं वो वक्तव्य अपने वरिष्ठ जनों के आधार पर और अपने स्वयं के जो वक्तव्य हैं उनको आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे अपने आप को आपने ज़मीनी स्तर का नेता बना रखा हो। क्या कहेंगे इसके बारे में? ज़मीनी स्तर का नेता बना नहीं रखा है, मैं हूँ ही। मैं ज़मीन से ही आया हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ और मैं जनता की गरीबी, जनता का रहन सहन, जनता के बीच में लॉ एंड ऑर्डर, जनता के बीच में किस प्रकार के अत्याचार, अन्याय, ये सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी बात है, ये सारी की सारी चीज़ है जो नेचुरल है, प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगभग मेरे अनुसार, हमारे सर्वे के अनुसार आप 38 से 40 वर्ष का आपको राजनीतिक अनुभव है और विभिन्न पार्टियों में एक ऐसे दल से आप आए हैं जहां पर आप बेबाक छवि रखने वाले एक सशक्त नेता हैं। कांग्रेस के अनुरूप अपने आप को कैसे आप ढाल पाते हैं? कांग्रेस पार्टी का जो कानून, आचार विचार हैं, कांग्रेस पार्टी में उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी के किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के मैं साथ हूं और मैं चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को देश बचाने की ज़रूरत है। अगर देश बचेगा भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बचेगा और कांग्रेस पार्टी देश को बचाने वाली पार्टी साबित तो हो रही है। तो फूल सिंह बरिया का सहयोग अगर कांग्रेस पार्टी को मात्र एक बूंद जैसा भी होगा तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और घड़ा भरने से समुद्र भी बनते हैं। ये काम हो सकता है। ये देश बचाना क्या होता है सर? देश बचाना ये होता है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी जो 3-4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से गया हो, उस व्यक्ति ने खुद कहा था कि मुझे वोट दो, मैं आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या ये देश खत्म करने वाला विषय नहीं था क्या? नहीं तो आए होंगे सर 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आए होंगे तो आपकी जेब में भी तो आए होंगे कि मैं अकेला ही हूँ उसमें क्या? कि 15 लाख रुपए लेने वाले कौन कौन लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ 15 लाख रुपए लेने वाला मोदी के भाई सामने आ जाएं कि मेरे को 15 लाख रुपए मिल गए थे। मोदी जी के परिवार के आ जाएं, शिवराज सिंह के परिवार के आ जाएं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों में जब झगड़ा होता है तो हम पूछते भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का परिवार का आदमी बता दे कि हमें 15 लाख रुपए मिल गए। तो जब 15 लाख रुपए का एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाला एक महामानव, जब वो जनता को झूठा गुमराह कर सकता है, तो 15 लाख रुपए जब उसके खाते में नहीं आएंगे तो क्या देश खतरे की तरफ नहीं है क्या? क्या देश को क्या समझते हो आप? क्या देश ऐसे ही चल जाएगा झूठी बातों से? देश चलेगा सत्य बातों से, सत्य फैक्ट से, फैक्चुअल पोजीशन आएगी तब। तो गृह मंत्री कह रहे थे वो तो एक जुमला था। गृह मंत्री तो और नाटकीय आदमी है। जुमला क्या? जुमलों से सरकार बनाओगे क्या? क्या मैनिफेस्टो जुमला होता है क्या? अभी तो वो बना चुके हैं सर 2 बार। 2 बार? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 बार बना चुके हैं, लेकिन अब जनता की समझ में आ भी तो गई। जब 2 बार बना चुके हैं जुमलों से तो जनता भी समझ गई कि इनके जुमला वालों को अब की बार रगड़ दो। अब की बार उनकी ऐसी पोजीशन करेंगे कि भाजपा आगे चुनाव लड़ना ही भूल जाएगी। ये पोजीशन बनने वाली है। तो ये 15 लाख रुपए खाते में आएंगे,
ये कहना, मैं देश के खिलाफ मानता हूँ इसको, मैं इसको देश के पक्ष में नहीं मानता हूँ। और यही नहीं कि उन्होंने कहा हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की जगह पर 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने ख़त्म की। उन्होंने रेल बेच दी, LIC बेचा, सारी चीज़ें बेच दी, सारे संस्थान थे सारे बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेच दिया। तो देश का खतरा नहीं है तो क्या है? देश के ऊपर खतरा नहीं है इसको क्या कहते हैं? महंगाई कहाँ पहुँचा दी है? महंगाई कहाँ पहुँच गई मालूम है आपको? कि महंगाई जो है 100 रुपये लीटर बेच रही है, और वो क्या कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता कि 10,000 रुपये लीटर बेचेगी तो भी खरीदूंगा हमने। क्यों? कि हमने शेर पाला है। तो शेर का गरीबों की छाती पे पाला है क्या? शेर पाला है तो अपने घर में पालो तुम। ये तो जनता का नुकसान होगा कि नहीं होगा? 10,000 रुपये लीटर पेट्रोल प्रैक्टिकल है क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश को ख़त्म करने की कगार पर पहुंचा रही है, और अंतिम उसकी घोषणा है। जो देश को ख़त्म करने वाला असली बिंदु है कि हम देश का संविधान मिटाएंगे, बदलेंगे, संविधान ख़त्म करेंगे, हम देश का लोकतंत्र ख़त्म करेंगे। ये लोकतंत्र और संविधान हमारे सिस्टम के लिए घातक है। तो ये तो देश को ख़त्म करने का अंतिम बिंदु हुआ कि नहीं? तो जब देश को बचाने के लिए आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जिससे देश बच सकता है, वो भी कैसे? कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूट रहा होगा तभी तो जोड़ने की बात की जी। 5,000 किलोमीटर पैदल चले। 5,000 किलोमीटर किस शख्स ने पैदल यात्रा की? जो उसने कभी जमीन ढंग से देखी ना होगी। बिल्कुल सही कहा। देश को बचाने के लिए किया। तो देश तोड़ने वालों को देश को कहा कि हम देश को जोड़ेंगे, तुम देश को तोड़ोगे तो हम देश को जोड़ेंगे। और उन्होंने 5,000 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें हमारे बीच में माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे पूरे देश के नेता इस काम में लगे, और एक काम संपन्न हुआ, और देश को बचाने का एक संदेश चला गया। आज देश बचने की उम्मीद बढ़ गई। कौन बचाएगा? कांग्रेस पार्टी। जन आक्रोश, जन आशीर्वाद, क्या अंतर है सर? देखिए, जन आशीर्वाद तो ये होता है कि मैंने अच्छा काम कर दिया किसी को, मैंने किसी के घर जाकर के मैंने बढ़िया काम किया, तो उस घर का बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देगा, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शिवराज सिंह ने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया था तो लोग आशीर्वाद देते? लाडली बहना, आवास योजना, बुजुर्ग पेंशन, मामाओं की बेटियों के लिए स्कॉलर, ये शिवराज सिंह जी ने जो किया है, एक तो महंगाई उन्होंने छूट करके बढ़ाई है, ठीक है कि नहीं? और उन्होंने किसानों के जो कर्जा माफ़ होने वाले थे, 27 लाख किसानों के माफ़ कर दिए कर्जा कमलनाथ जी ने। इन्होंने सरकार तत्काल गिरा दी। क्यों? अगर सरकार न गिराते तो किसानों के कर्जा माफ़ होते चले जाते। उन्होंने ये कहा था कि मैनिफेस्टो, बीच में टोकूंगा सर, मैनिफेस्टो में 10 दिन का वादा किया था, जो जो मांगे मैनिफेस्टो बोला था, तो हमने 1.5 साल का समय दिया, इसलिए हमको गिरानी पड़ी सरकार। ये देखिए, किसान का कर्जा माफ़ करना, आप एक प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे आपको 10 दिन लग जाएंगे। कर्जा माफ़ करना कोई 1 सेकंड का काम नहीं होता है। हाँ, करोड़ों किसान हैं, कर्जा माफ़ करेंगे तो हमको 5 साल भी कम पड़ जाएं, ये प्रैक्टिकल काम है। तो किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए आगे बढ़ी सरकार को शिवराज सिंह ने गिरवाया। और कैसे गिरवाया? 35 करोड़ रुपए की चर्चा थी कि एक विधायक को 35 करोड़ में खरीदा था इन्होंने, ठीक है। क्या ये काम देश के हित में है, राज्य के हित में था क्या? और सरकार इन्होंने गिरा दी, ये चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। और यही नहीं, सरकार गिरने के बाद वो चुप नहीं बैठे। जैसे गाय, इन्होंने गाय को फ्री किया है, छोड़ दी, घरों से गाय को खुलवा दिया, नहीं गाय कोई नहीं घर में रखेगा, छोड़ दो। गाय रोडों पर कत्लेआम हो रहे हैं, ट्रक निकलते हैं रात में, हाईवे पर निकलिए आप, लाखों गाय मरी मिलती हैं। अगर आप यहाँ से बॉम्बे तक चले जाएं, आपको कम से कम 1 लाख से ज़्यादा गाय मरी मिलेंगी। तो ये गाय को कौन मरवा रहा है? क्यों, किसने ये शुरुआत की थी? ये गाय को मरवाने की शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे? वो तो गौ माता बोलते हैं सर। हाँ, गौ माता बोल रहे हैं, तो गौ माता का भी कत्ल तो वही कर रहे हैं। नहीं तो गाय जैसे मर रही है, कमलनाथ जी ने क्या बनाया? गौशालाएँ। क्यों बनाई? कि गाय गौशाला में रहेगी तो रोड पे नहीं मरेगी। और जैसे ही सरकार गिराई, सबसे पहले इन्होंने गौशालाएँ बंद की। अगर ये गौ माता थी तो वो गौशाला तो गौ माता का घर था। हमारी माँ का घर अगर विरोधी भी बना देता है तो क्या हम अपनी माँ के घर में आग लगा देंगे क्या?
तो इन्होंने गौ माता के घर में आग लगाई और उन्होंने गौशालाएं बंद की, फिर से गाय का कटना शुरू हो गया। ये वहाँ की। और लाडली बहना की जो बात है, क्या लाडली बहना 18 साल पहले नहीं थी क्या? कोई योजना धीरे धीरे एक एक करके लागू होती है सर। लाडली बहना 18 साल पहले भी थी। योजना इनकी नहीं है। योजना कैसे बनती है, संविधान हम भी पढ़े हैं, हम संविधान को जानते हैं। ये क्या जाने संविधान, इनके घर में संविधान की किताब नहीं होगी। इनके घरों में तो संविधान पूछ लेना आप, संविधान की किताब है क्या कोई? किसने लिखा है संविधान? ये यही नहीं बता पाएंगे संविधान लिखा किसने। बाबा साहब नहीं जानते। ये अगर जानते होते नहीं, संविधान की किताब इनके घर में मिलती। ये नहीं जानते संविधान। हम बता दें आपको क्या नियम होता है, कानून क्या होता है। सबसे पहले हम चुनाव में जाने वाले होते हैं, हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, वचन पत्र तैयार होता है और उसमें हम वचनबद्ध होते हैं। हम क्या कहते हैं मालूम है? हम उसमें ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जनता हमको वोट दे तो हम ये काम करेंगे। कहा है हमने, ये कहा है कि अगर हम नारी सम्मान योजना हमने तैयार की, हमारी सरकार बनेगी, जनता हमको वोट देगी तो नारी सम्मान के हम 1,500 रुपये महिलाओं को देंगे। ये उनके बाद आपने नहीं सुनिए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। अच्छा। उनका मैनिफेस्टो नहीं है। अगर उनका मैनिफेस्टो हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं तो इस पर। अच्छा, आपको मैनिफेस्टो में आपका है, ये उन्होंने योजना लाई है? नहीं, योजना भी नहीं है उनकी। मैं बता रहा हूँ क्या है, मैं सुनिए पहले आप। ये मैनिफेस्टो है हमारा, हम मैनिफेस्टो में लाए हैं। नारी सम्मान योजना मैनिफेस्टो में लाए हम। किसान का कर्जा माफ मैनिफेस्टो में लाए हम मैनिफेस्टो में लाए 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ। हम मैनिफेस्टो में लाए हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल। हम मैनिफेस्टो में लाए हैं 5 हॉर्स पावर की किसानों के लिए मोटर, हम उसका बिल नहीं लेंगे। हम ये मैनिफेस्टो में लाए। जब हम मैनिफेस्टो में लाए लाडली योजना का 1,500, तो इस बीजेपी की सरकार ने हमारा मैनिफेस्टो को नकारने के लिए नगद 1,000 रुपये देना कॉपी करना चालू कर दिया। 1,000, ये वोट को खरीदने वाला पॉइंट है। 1,000 के बाद वो 1200, 1200 के बाद 1500 नहीं है। 1,000 के बाद 1200, 1200 के बाद 1500। वो तो 5 लाख कर दें, क्योंकि उसे पता हो कि मुझे मुख्यमंत्री अब बनना ही नहीं है, कह दे मैं तो 5 लाख दूंगा। अब कोई आदमी अभी ये कह दे, उसे चुनाव में 2,000 वोट पड़ेंगे और अगर बनाओ तो मैं आपको हीरे बांटूंगा 100-100, कह दे, उसे पता वो आना ही नहीं है। तो ये कोई मतलब नहीं होता कि अब मैं 2 देंगे, 1.5 देंगे, 5 देंगे, ये कोई मतलब होता? आप मैनिफेस्टो बनाइए। नहीं, आपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है? आप चुनाव के पहले मैनिफेस्टो बनाइए, मैनिफेस्टो लागू करिए, जनता के सामने पेश करिए कि अगर आप हमको वोट देते हैं तो हम आपको ये करेंगे। और सरकार बनने के बाद ही वो कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। आप पहले करेंगे जो क्राइम है। आपने पैसा डायरेक्ट बांट दिया, वोट खरीद रहे हैं आप। तो क्या समझते हैं आप अपने? आपके सतीश सिकरवार अभी जो विधायक हैं वर्तमान में 2500 रुपये बांट रहे हैं, इसके बारे में क्या? सुनो, मेरी बात सुनो पहले। ये कोई प्रमाण नहीं है, ये फालतू बातें कर रहे हैं। बस बात सुनिए मेरी। लाडली बहना कहने वाला आदमी को बहन से प्यार होगा? मणिपुर में ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग महिलाओं को नंगी करके रोडों पर घुमा रहे थे और क्या कह रहे थे मालूम है आपको? क्या कहा उन्होंने? ये महिलाओं के साथ हरकत कर रहे थे जिस कार्यकर्ता, और उन महिलाओं के पति पीछे पुलिस की कस्टडी में चल रहे थे। एक उसमें ऐसा भी शख्स था जो भारतीय सेना में आर्मी मैन रहा है। उसको पूछा गया कि आप आर्मी मैन थे, आप एक फौजी रहे हैं, तो आपने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई? तो क्या बोला वो? कारगिल की लड़ाई में मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने खून बहाया और कारगिल की लड़ाई जीत करके मैंने देश की रक्षा की, और देश की रक्षा करने वाला मैं एक सेना नायक, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी का राज्य में पुलिस का राज होता है और इंडिया में मिलिट्री का राज होता है, देश में मिलिट्री का होता है और राज्य में पुलिस का होता है। और पुलिस किसकी होती है? सरकार की। तो बीजेपी की सरकारों में, बीजेपी के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में, इनके डोमिनियन क्षेत्र में मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं देश की रक्षा कर सका, लेकिन यहाँ पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्यों? बीजेपी ने रक्षा नहीं करने दी। वो मणिपुर का सर जो मैटर है, वो इतिहास उसके लिए गवाह है। मंगोल से कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ बस गए। उसके बाद वहाँ के जो
और निजी जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो निवासी हैं, वो वहाँ पर एक खेती करते हैं जो कि मैं समझता हूँ नशीला पदार्थ है, उसके लिए मारकाट हो रही है ये। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसके लिए मारकाट हो रही है। मारकाट का कोई ना कोई कारण होता है। मारकाट रोकना हमारा काम है। हमारा काम वो चीज़ें उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, नहीं तो कहाँ क्या हो रहा है। उसमें तो प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं पाए अभी तक, कोई उनका वो ही नहीं आया। प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? वो जानते ही नहीं है। वो क्या बोलेंगे? मुझे बोलेंगे कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं ने नंगी महिलाओं के साथ हरकतें दी थी, बोल देंगे ये क्या बोलेंगे? ये इनका बोलने का रखा क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार लाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि हम बॉर्डर पे जीतेंगे। बॉर्डर पे नहीं, छोड़िए, आप भूल जाइए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो सकता है 200 भी पार कर जाए। कैसे करेगी मालूम है? बताइए। आप पब्लिक में जाइए, गांव में जाइए, महिलाओं को पूछिए, तो वो कह रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे। हमने पूछा क्यों? बीजेपी ने सर्वनाश कर दिया। हमने कि आपको 1000 रुपये दिए, तो मैंने 1000 रुपये का कजू खैरात बांट रहा है, हमारे ही तो लूट ले गया, वो हमारे ही तो बांट रहा है। तो महिलाएं कह रही हैं टैक्स देते हैं हम लोग, हम देते हैं कि नहीं, हम बीजेपी को हराएंगे। यानी कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के। आप बीजेपी के, तो आप क्यों कह रहे हैं हराएंगे? कि हमको भी तो मार डाला नहीं बीजेपी ने, हम भी बीजेपी को हराएंगे इस बार। तो मुझे अभी तक बीजेपी को वोट देने वाला भाई बहन कोई महिला मुझे नहीं मिला है। तो मेरा दावा है, मैं उनका मन जान करके कह रहा हूँ, आप भूल जाइए ये कहना। आपका मीडिया एक दिन आपको पीछे खड़ा कर देगा। भूल जाइए, बॉर्डर पे नहीं, इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से आने वाली है। और भाजपा को जनता का इलेक्शन भाजपा से, मतलब जनता वर्सेस भाजपा। हम तो उस जनता के हम तो पीछे रसद पानी देने वाले हैं। जनता खुद ही लड़ रही है इस बार। फौज जनता है, किससे लड़ रही है? भाजपा से। और क्यों लड़ रही है? भाजपा को भगाना है, ये है पॉइंट। अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की, तो उसमें 6 सांसद, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। क्या ये डर है भाजपा के अंदर सर? युद्ध की एक रणनीति होती है। युद्ध में जब फौज मर जाती है पूरी, तो हम लोग एक एनसीसी भी तैयार करके रखते हैं, एनसीसी को उतार देते हैं। एनसीसी भी मर जाती है तो जो टीचर होता है, नहीं, जो नौकरी करने वाला है, उसका भी एक कॉलम में लिखा जाता है, ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए लड़ेंगे, तो हम इनको भी उतार देते हैं। उनके पास कोई बचा नहीं, अंतिम सिपाही बचे थे, वो उन्होंने उतार दिए हैं और वो निपट जाएंगे, मामला ख़त्म। उनका कहना है बीजेपी वालों का कि ये पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। यदि कर्नल की जरूरत होगी तो कर्नल को लड़ाएंगे, कैप्टन की जरूरत होगी कैप्टन को लड़ाएंगे। हम अपनी बिसात बिछाए हुए हैं और हम पूर्ण रूप से जो फिर से पार्टी की जो सत्ता है उसको दोहराएंगे। मैं ऐसा मानता हूं, जैसे उदाहरण के लिए हमारा विधायक है और विधायक के बराबर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री लड़ा दिया है। तो विधायक के बराबर में केंद्रीय मंत्री लड़ाया है, तो इसमें विधायक की 19 नहीं है, केंद्रीय मंत्री की 19 है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जो आपको पसंद हो तो चला देना। कभी कभी कहते हैं गुड़ और गोबर, मैं उसको सुधार करके कह रहा हूं कि एक प्लेट में गोबर और गुलाब जामुन दोनों रख देना। किसका नुकसान है? गुलाब जामुन का नुकसान है। तो हमारा एमएलए, उनका केंद्रीय मंत्री, इसमें किसका नुकसान है? केंद्रीय मंत्री का नुकसान है, और ये उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी लगातार ये कवायद चल रही है, मंथन भी चल रहा है। अभी बीजेपी की जैसे लिस्ट जैसे जारी कर रहे हैं, अभी उनकी भी पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई है, कांग्रेस की भी नहीं हुई है। इस बार इतना बड़ा मसला बन गया है कि मंथन करके एक रणनीति अपना करके टिकट्स को बड़ी सावधानी से मतलब सावधानी बरत करके टिकट को बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, बीजेपी का तो मैं अब ये मानता ही नहीं हूँ कि बीजेपी के यहाँ कोई टिकट विकट बट रहा है। बीजेपी के यहाँ तो वैसे ही वो मिल जाए, कोई चुनाव लड़ने लायक कोई तैयारी नहीं हो रहा है। अब तैयार हो रहा होता तो केंद्रीय मंत्री को क्यों उतार रहे होते? कोई तैयार ही नहीं है उनका। उन्हें सोच रहे क्या चक्कर में पड़ना यार, हलना तो है ही बुरी तरह से। तो इन्होंने पूरी दिल्ली के नेताओं को यहाँ उड़ा दूँ, और दिल्ली के नेता एक भी जीतेगा बता देना मेरे को, सारे हारेंगे। जिस दिन हार जाएंगे नहीं तो दिल्ली में किसको लड़ाएंगे फिर वो?
जो कहानी उनकी दिल्ली तक चलना थी वो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म कहानी, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। आप भांडेर से प्रत्याशी हैं, ज़मीनी स्तर पर आपका वहाँ लोगों से लगाव भी है। कैसे, यदि आप वहाँ विजेता बनते हैं, आप वहाँ विधायक बनते हैं और यदि आपकी सरकार बनती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि आपने बीजेपी का तो बता दिया कि बीजेपी ने ये किया, आप कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? भांडेर एक पिछड़ा क्षेत्र है। भांडेर में किसी की भी सरकार जैसे इस समय रहती है तो पहले तो मैं चाहूँगा कि भांडेर में मुख्य रूप से शिक्षा की बहुत कमी है और मैं शिक्षा, कोई आधुनिक शिक्षा शिक्षा किसी भी प्रकार से मैं एडवांस नहीं है। शिक्षा पर हम ध्यान देंगे और भांडेर में शिक्षा का परचम लहराएंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसकी कहीं हालत बिगड़ जाए तो रेफ़र करने तक के लिए दवाएं और वहाँ नर्सें और डॉक्टर नहीं हैं, तो वहाँ उसको हाथ धोना पड़ेंगे जान से। वहाँ पर ईसीजी का नापने का यंत्र तक नहीं है, ये कंडीशन है वहाँ। और यही नहीं, वहाँ पर रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद, सूरत जन कहाँ जाते हैं। हम लोग सरकार बनने के बाद कुछ कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर अभी प्रेजेंट में गृह मंत्री हैं तो वो एरिया तो नहीं कहता है? गृह मंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। गृह मंत्री के बारे में बार बार क्यों? गृह मंत्री खत्म हो गए काम से। अब बनेंगे थोड़ी, कभी हो गए, उनका हो गया। कहते हैं दतिया का तो बहुत विकास किया है। दतिया की ऐसी मेडिकल कॉलेज, ऐसी तैसी शब्द जानते हो आप? हम हमारे बंटाधार बोलते हैं। बंटाधार तो ठीक शब्द भी है। दतिया का उन्होंने मलीदा कर दिया। दतिया में लोगों की ज़मीनें लूट ली, दतिया में लोगों के घरों पर कब्जा कर लिए, दतिया में लोगों के मर्डर तक करवा दिए, दतिया में लोगों के प्लॉटों पर कब्जा। तो वहाँ पुलिस है, पुलिस उसका न्याय करेगी ना सर? पुलिस का तो ये हाल है कि दरवाजे से कोई निकलता है तो पुलिस शाम को उसकी हड्डी तोड़ देगी। निकलने से ही। और पुलिस, आप यदि निकले तो? मेरा तो जूता डाला उल्टा। मेरे से तुलना करने लगा। नहीं, तुलना नहीं कर रहा मैं सर। जैसे आप भी जैसे वहाँ के नागरिक, मेरी भी तुलना नहीं तुलना नहीं सर। जैसे कोई भी अगर अधिकारी निकल गया तो सर वो तो पिटेगा। अच्छा, वो तो पिटेगा। वो भाई वैसे कर्म है उसके, मेरे कर्म है क्या? मैं दूसरों की सेवा करने वाला आदमी हूँ, ये दूसरों का खून पीने वाले आदमी हूँ। मैं दतिया को सुधार दिया मैंने। दतिया जाओ आप जा करके, दतिया को मैंने ठीक कर दिया। और दतिया में अब कोई भी आदमी, मैंने जिस समय से मैंने अपने हाथ में ली बागडोर, दतिया में उस दिन से कोई किसी पे कंकड़ भी फेंकता नहीं। मैं वहाँ ईंट सीट बजा देता। वहाँ पर गुंडे बदमाश, ये प्रशासन वाले लोग, ये मेरे सामने भी नहीं निकल सकते। वो तो मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। मैं गरीबों की गरीबों को मतलब वही मैं मेरे से कहने लगे। तो जैसा कि सशक्त इनका व्यक्तित्व है, उन्होंने उसी तरह से बताया। ये थे हमारे साथ फूल सिंह बरैया जी, कांग्रेस के बीएसपी से पूर्व विधायक रहे हैं और अभी कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया 24। नमस्कार।